नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञान 24/7 पे। मैं रवि सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से। कल कुछ आवश्यक कार्य आ गए थे मेरे पास, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जिसकी वजह से मैं वीडियो पब्लिश नहीं कर पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड प्लैनेट्स के बारे में। पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, ग्रह कैसे बने, सूर्य अपनी प्रेजेंट अवस्था में कैसे आया, पृथ्वी अपनी वर्तमान स्थिति में कैसे आई, चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर क्यों लगाता है, सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्र क्यों लगाते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो प्लीज़ बने रहिए, अंत तक पूरी वीडियो देखिएगा, आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। यह वीडियो चाहे कोई व्यक्ति, कोई एस्पायरेंट हो, यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, टीजीटी, डीएसएसबी की टीजीटी की वैकेंसीज आई हुई हैं उनके लिए, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाला हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाला हो या किसी भी स्टेट पुलिस की तैयारी करने वाला हो, सभी में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ वे छात्र जो 11वीं व 12वीं कक्षा में हैं, 12वीं और 11वीं कक्षा में हैं, उनके भी विषय, उनके भी अगर ज्योग्राफी उनके पास एज ए सब्जेक्ट है, बायोलॉजी के अंदर भी इसके बारे में, साइंस के अंदर भी, आपके फिजिक्स के अंदर भी इसके बारे में दिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए, पूरी वीडियो को देखते रहिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ में आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ था, सूर्य का जन्म कैसे हुआ था और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। पृथ्वी की शुरुआत, जन्म की शुरुआत कैसे हुई। अगर आप इस इमेज को देख रहे हैं तो यहाँ पे एक ये ब्लू कलर का एक गोला दिख रहा है, ये अर्थ है। ये जितनी भी शेप्स है ये अर्थ की है। जब पृथ्वी बनी थी ऐसी थी, फिर धीरे 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 जाके वो प्रेजेंट टाइम, करंट जो हमारी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आई। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं आगे। तो बहुत सारी थ्योरीज आई, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, बहुत से भूवैज्ञानिक हुए, वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए, अलग अलग थ्योरीज दी जिन्होंने बताया कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। लेकिन उन सब पे भारी पड़ने वाली एक थ्योरी, एक ऐसा सिद्धांत जिसने, जो कहीं ना कहीं सत्यता को दर्शाती है, उस थ्योरी का नाम है मॉडर्न थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक छोटी सी कहानी है बच्चों, पहले उस पर हम चलते हैं, फिर आगे हम चलेंगे। बात उस समय की है जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं। देयर वॉज नथिंग इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स जैसी कोई चीज ही नहीं थी। और जब यूनिवर्स ही नहीं था तो आप अर्थ, प्लैनेट्स, इन सब की कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक, बात हम कर रहे हैं 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व। 13.7 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी में, यूनिवर्स में कहीं कुछ भी नहीं था। यूनिवर्स जैसी कोई चीज नहीं थी। ठीक है, लेकिन एक सडन मूवमेंट, एक सर्टेन मूवमेंट आता है, एक ऐसा मूवमेंट आता है, एक ऐसा क्षण आता है कि वहां पे कुछ हो जाता है, कुछ आता है, कुछ नजर आना शुरू होता है। और वो क्या थी? एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर थी। एक बॉल की तरह, गेंद की तरह एक स्ट्रक्चर थी जो उस ब्रह्मांड में अचानक से घूमती हुई नजर आई, अचानक से घूमती हुई नजर आने लग गई। और उस बॉल का जो वॉल्यूम था, जो आयतन था, वो बहुत छोटा था। वॉल्यूम वॉज वेरी स्मॉल बट द टेम्परेचर वॉज इन्फिनाइट। जो तापमान था वो अनंत था, जिसको कभी नापा नहीं जा सकता, इतना हाई टेम्परेचर। तीसरी चीज, उस बॉल का जो घनत्व था, डेंसिटी थी, वो भी इन्फिनाइट थी।
तीनों चीज़ें इन्फिनाइट थी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब देखो करना क्या होता है, कभी आपके पास कोई मेटल की कोई बॉल हो, कोई मेटल की बॉल हो, कॉपर हो, आयरन हो, एल्यूमिनियम हो या कुछ भी हो, आप उसको अपने गैस के ऊपर रख दीजिए, उसको हीट करते जाइए, हीट करते जाइए। एल्यूमिनियम तो नहीं, पिघल जाएगी। आयरन या कॉपर आप लें, उसको गैस को बंद करके, फ्लेम को ऑन करके आप उसके ऊपर उस बॉल को रखते हैं और इंसिडेंस को देखें, या किसी आग के अंदर, फायर के अंदर उस बॉल को डाल दें। वो फायर क्या करेगी, उस बॉल को हीट करती जाएगी, हीट करती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, देन द बॉल विल बी ब्लास्ट। तो क्या होगा, उस बॉल में एक ब्लास्ट होगा और वो फट जाएगी। सेम यहाँ पे हुआ, जो एक एलिमेंट था, जो एक एटम था, जो यूनिवर्स में कहीं घूम रहा था, जो यूनिवर्स में कहीं घूम रहा था, उसका वॉल्यूम बहुत स्मॉल था, टेम्परेचर और डेंसिटी इन्फिनाइट थी। वो घूम रहा था, घूम रहा था, अचानक से उसके अंदर एक ब्लास्ट होता है। देयर वॉज अ ब्लास्ट इन द बॉल। उस बॉल के अंदर, उस गेंद के अंदर एक ब्लास्ट होता है और वो बॉल फट जाती है। अब आपको बता दूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ये जो बॉल थी, ये जो बॉल थी, इस बॉल के अंदर ही पूरा का पूरा यूनिवर्स कंसिस्ट था। पूरा का पूरा यूनिवर्स उस एक गेंद के अंदर समाहित था। पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो आज के समय में हम देख रहे हैं, उस समय कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि सिर्फ एक बॉल के अंदर, एक एटम के अंदर, एक एलिमेंट के अंदर वो सब कुछ कंसिस्ट था। ठीक है। अब बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? देखो सारी चीजें वही हैं, स्मॉल वॉल्यूम, इन्फिनिट टेम्परेचर, इन्फिनिट डेंसिटी, ये सारी की सारी चीजें थी। इसके बाद होता क्या है, बॉल एक्सप्लोडेड हो जाती है, बॉल फट जाती है, और ये घटना जो है वो 13.7 बिलियन ईयर्स एगो है। तो हम कहें इसी क्षण से, एट दिस मोमेंट द टाइम स्टार्टेड, हम कह सकते हैं कि समय की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि इससे पहले तो कुछ था ही नहीं। जब कुछ आया तो समय की शुरुआत कहाँ से होगी? एट दैट पॉइंट, उसी क्षण से, उसी मूवमेंट से। ठीक है, यहाँ से समय की शुरुआत हुई। बॉल एक्सप्लोडेड हो चुकी थी, बॉल फट चुकी थी, और जो भी सामान उसके अंदर था, जो भी मैटर उसके अंदर था, वो सब बाहर आ चुका था और ब्रह्मांड में फैल गया, और उसने क्या बना दिया, एक यूनिवर्स बना दिया। ठीक है। उसने क्या बना दिया, ब्रह्मांड बना दिया। अब एक चीज ये आती है कि ये जो बॉल थी ये कहाँ से आई, कैसे आई, आखिर इसका जन्म कैसे हुआ? इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये जो बॉल है ये कहाँ से आई, कैसे आई, किसी को कुछ नहीं पता। ना उस टाइम पता था, ना आज पता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद बॉल फटती है, समय की शुरुआत हो जाती है। अब होता क्या है, इसके बाद जो मैटर थे, जो मैटर उस बॉल के अंदर था, उसने क्या किया, फैलना शुरू कर दिया, एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया। एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया, और जो एटम था वो क्या कर रहा था, घूम रहा था, साइक्लोसिस मूवमेंट कर रहा था, घूम रहा था, साइकिल के पहिए की तरह गोल 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 घूम रहा था। अब जब वो फटेगा तो वो जो मैटर उसके अंदर था वो भी सेम साइक्लोसिस मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, घूमना शुरू कर देगा, ब्रह्मांड में घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, यहां होता क्या है, जो पार्टिकल्स उसके अंदर से निकले, जो मैटर उसके अंदर से निकला, दे वर स्टार्टिंग टू डिस्ट्रॉइंग देमसेल्फ, एक दूसरे को आपस में टकरा के दूसरे को समाप्त करने लगे, खत्म करने लगे। ठीक है, बट कुछ मैटर ऐसा था जो सरवाइव कर गया। जो सरवाइव करने वाला मैटर था उसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, और वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। होता क्या, इस ब्लास्ट के ठीक 3 मिनट बाद
इस ब्लास्ट के ठीक 3 मिनट बाद कुछ ऐसा होता है जो टेम्परेचर इन्फिनाइट था वो 1 बिलियन डिग्री डिक्रीज कर जाता है। 1 बिलियन डिग्री डिक्रीज कर जाता है। 1 बिलियन डिग्री डिक्रीज कर जाता है। आप सोच सकते हैं कि टेम्परेचर क्या रहा होगा। अब जब टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर गिर जाता है, तापमान गिर जाता है, तो जो चीज़ें अभी तक एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रही थी वो आपस में मिलना शुरू हो गई, जुड़ना शुरू हो गई आपस में, एक दूसरे में संपर्क आके एक दूसरे को डिस्ट्रॉय ना करके क्या करने लगी, मिलने लगी, एक दूसरे के साथ जुड़ने लगी थी। ठीक, ये प्रोसेस चलता रहता है, ये प्रोसेस चलता है। और इसी प्रोसेस में जब डस्ट आ गई, भाई ब्लास्ट होगा तो डस्ट भी आएगी, और उस डस्ट के साथ में तो गैसेस आ जाती हैं। वन इज हीलियम एंड अनदर इज हाइड्रोजन। दो गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पे आ जाती हैं और उनके न्यूक्लियस जो है यहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। लगभग 3 लाख वर्ष बाद ये प्रोसेस चलता रहता है, और 3 लाख वर्ष बाद होता क्या है, जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस मौजूद थी वहाँ पे, दे वर स्टार्ट मेकिंग क्लाउड्स। उन्होंने क्या किए, बादल बनाने शुरू कर दिए। कौन से बादल, हाइड्रोजन और हीलियम के। और ये क्लाउड जो थे, ये क्लाउड्स जो हीलियम और हाइड्रोजन के थे, ये स्प्रेड आउट एवरीवेयर, ये सभी जगह पर फैल चुके थे, सभी जगह पर फैल चुके थे, सभी जगह पे हीलियम और हाइड्रोजन के जो बादल थे वो मौजूद हो गए। और इन्हीं बादलों की वजह से गैलेक्सीज बनना शुरू हुई, आकाश गंगाएं बनना शुरू हो गई थी। ठीक है, बट इसका कोई, जिसे कहते हैं कि ये कोई साक्ष्य नहीं है, कोई अच्छा साक्ष्य नहीं है, क्योंकि कोई था ही नहीं। तो जो कुछ भी है सब कल्पना पे है, सिर्फ कल्पना पे है। लेकिन ये सिद्धांत जो, ये थ्योरी जो है, ये कहीं ना कहीं सत्य बैठती है। अभी तक के जितने भी वैज्ञानिक शोध हुए उन सब में सबसे बेस्ट मानी जाती है, इसलिए हमें इसको पढ़ना भी है। ठीक है, यहाँ तक की सारी बातें हो गई। पहले कुछ भी नहीं था, अचानक से एक बॉल आती है जिसका जो वॉल्यूम था वो बहुत स्मॉल था, टेम्परेचर इन्फिनाइट था, डेंसिटी इन्फिनाइट थी, और द बॉल वॉज एक्सप्लोडेड। बॉल फटता है, मैटर कम्स आउट एंड स्प्रेड आउट, मैटर फैल जाता है, आपस में टूटना शुरू करते हैं, टकराना शुरू करते हैं, टूटना शुरू करते हैं। ठीक 3 मिनट बाद क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है 1 बिलियन डिग्री से, और जो मैटर्स अभी तक टूट रहे थे वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। उसी से जो डस्ट थी, उन डस्ट पार्टिकल से ही 2 गैसेस आ जाती है, हीलियम एंड हाइड्रोजन, एंड दे हैव स्टार्टेड टू मेक क्लाउड्स। और उन्होंने क्या किया, बादल बनाना शुरू कर दिया था, एंड दीज क्लाउड्स आर स्प्रेड एवरीवेयर। ये जो बादल थे हीलियम और हाइड्रोजन के, वो सभी जगह पे फैल चुके थे, एंड दीज क्लाउड्स स्टार्ट मेकिंग गैलेक्सीज, स्टार्ट फॉर्मिंग गैलेक्सीज, गैलेक्सीज को बनाना शुरू कर दिया था। अभी तक की ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलो 1920 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडविन हबल। बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे। इन्होंने बोला कि जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो अभी भी निरंतर फैल रहा है। द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग टिल नाउ, यानी कि ब्रह्मांड अभी तक फैल रहा है, उसके अंदर अभी भी क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। इन्होंने बोल दिया तो भाई क्या है, यहाँ पे लोग हैं, ह्यूमन रहते हैं, वो तो किसी की बात मानते नहीं है, कहते हैं प्रूफ दो भाई। एडविन हबल से बोला जाता है कि ठीक है भाई, आपने बोला, हम माने कैसे, आप कोई तो एविडेंस दो, कोई तो प्रूफ दो, ताकि हम इस चीज़ को मान सकें। एडविन हबल कहते हैं ठीक है, एक काम करते हैं। उन्होंने एक बलून लिया, आप सभी जानते हैं, खेला होगा बचपन में सभी ने। उस बलून के ऊपर एक मार्कर से एक पॉइंट बनाया, एक मार्क किया, एंड आफ्टर दैट ब्लोइंग एयर इन द बलून, गुब्बारे के अंदर हवा भरना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसमें हवा जाती है, वो जो मार्क उन्होंने बनाया था, जो पॉइंट उन्होंने बनाया था, इट वॉज एक्सपेंडिंग, वो फैलना शुरू हो गया, वो बड़ा होना शुरू हो गया।
आप लोग अपने घरों पर भी करके देख सकते हैं। उसने फैलना शुरू कर दिया था। ठीक, ये बात हो गई। तो अब बात ये आती है कि सर इस गुब्बारे से क्या मतलब है, कैसे उन्होंने प्रूव किया। तो बच्चों मैंने बताया कि जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, जब बॉल फटा, तो उसके बाद में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ में हीलियम और हाइड्रोजन आ गई थी। दो क्या है, गैसेस हैं। और जो एयर हम ब्लो कर रहे हैं वो भी क्या है, गैसेस हैं। और जब हम गैसेस उसमें भरते हैं तो उसका क्या होता है, एक्सपेंशन होता है बलून का एक्सपेंशन होगा, साथ ही उस पॉइंट का भी एक्सपेंशन हो रहा है। तो सेम इसी तरह से उन्होंने बताया कि एज लाइक दिस बलून द यूनिवर्स इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग। इस तरह से उन्होंने साबित किया कि यूनिवर्स अभी भी कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, फैल रहा है, अपना फैलाव कर रहा है। अब जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स कंसिस्ट of many galaxies and each galaxy consists of planets, stars, asteroids, small asteroids, rocky objects that orbit the sun, जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। बहुत सारी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स के अंदर। उन गैलेक्सीज के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ग्रह होंगे, तारे होंगे, धूमकेतु होंगे, ठीक है, छोटे धूमकेतु होंगे, चट्टानें होंगी। ये सारी चीज़ें हर एक गैलेक्सी में मौजूद है। अगर हम अपनी गैलेक्सी की बात करें तो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हम लोग आते हैं, जो सोलर सिस्टम, जो सोलर प्लैनेट हमारा आता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आकाशगंगा। गैलेक्सीज का मतलब आकाशगंगा। और जो हमारी है वो कौन सी आकाशगंगा है, दुग्ध मेखला कहा जाता है, मिल्की वे दुग्ध मेखला। ठीक है, साथ ही साथ जैसे कि हमारे सभी प्लैनेट सन की ऑर्बिट में, सन के चारों तरफ घूमते हैं, है ना। एस्टेरॉइड्स भी सेम, जैसे कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। सेम एस्टेरॉइड्स भी रोटेशन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। दे वर मच स्मॉलर देन द प्लैनेट्स। अब जो ये एस्टेरॉइड्स हैं, ये सोचने वाली बात है, ये कहाँ से आए। तो आपको बता दूं, कुछ मैटर ऐसा रह गया जो मिल नहीं पाया, जो दूसरों के साथ मिल नहीं पाया, जिसको अकेले चलने की आदत थी, दूसरों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं था। उसने कहा भाई हम तो अकेले थे, अकेले ही रहेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो वो अकेले घूम रहे। जो मिल गए वो प्लैनेट्स बन गए, स्टार्स बन गए। ठीक है, जो नहीं मिले वो क्या बन गए, एस्टेरॉइड्स बन गए, या कुछ रॉकी स्टोन्स बन गए, रॉक्स बन गई, छोटी छोटी रॉक्स बन गई, बड़ी रॉक्स बन गई, जो आज भी सन की ऑर्बिट में क्या कर रही हैं, रोटेशन कर रही हैं। ठीक, बिग बैंग थ्योरी के पहले क्या था, कुछ भी नहीं था। बिग बैंग थ्योरी के बाद क्या था, बहुत कुछ था। अब फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज ऐसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज मैंने बताया आपको क्या है, क्लाउड्स हैं, किसके, हीलियम और हाइड्रोजन के। साथ ही साथ क्या, डस्ट पार्टिकल्स हैं, रॉक्स हैं, मेटल्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या थी, इस गैलेक्सीज के अंदर कंटेन कर रही थी। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्या सीखा है, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन सीखा है, गैलेक्सीज का निर्माण कैसे हुआ, प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, वो अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये गैलेक्सीज सेम जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, डस्ट के पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा, उसमें गैसेज हैं, वो क्या कर रखे हैं, उन्होंने एक फॉर्मेशन बना रखी है। उनके अंदर स्टार्स का फॉर्मेशन, तारों का कैसे उदय होता है, तारे कैसे बनते हैं, अब हम उसको देखेंगे। ठीक, क्या होता है, बहुत सारे बादल थे, उसमें से एक बादल था जिसका नाम था नेबुला क्लाउड। बादल किसके थे, हीलियम और हाइड्रोजन के। साथ ही साथ वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स थे, रॉक्स थी, चट्टाने थे, बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, सभी तरह के एलिमेंट्स वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन अभी कोई भी प्लैनेट नहीं बना था। इस नेबुला क्लाउड में माना जाता है 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, एक बादल था जिसका नाम था नेबुला क्लाउड, जिसके अंदर बहुत सारी डस्ट थी, गैसेस थी और कुछ हैवियर एटम्स भी थे, कुछ भारी तत्व भी थे। यहाँ पे भी क्या होता है, एक ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोजन होता है, फिर से एक बार एक्सप्लोजन होता है।
तो उस एक्सप्लोजन के बाद क्या होता है, जो हाइड्रोजन और हीलियम थी उनका फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, संलयन स्टार्ट हो जाता है। और जब फ्यूजन स्टार्ट होगा हाइड्रोजन और हीलियम का, तो क्या होगा, दे वर रिलीज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो क्या करेंगे, एक बहुत ज्यादा, और ये क्या करेंगे, एनर्जी को, ऊर्जा को उत्सर्जित करेंगे, रिलीज करेंगे, बाहर निकालेंगे। और ये क्या करेंगे, दिस एनर्जी इंक्रीजेज द, भाई टेम्परेचर, एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। उससे क्या होगा, जो कोलाइजन है, जो संलयन हो रहा था किनके बीच, एटम्स के बीच में, एटम्स का क्या होगा, जुड़ना शुरू, कोलाइजन शुरू हो जाएगा। और वो क्या है, उनके पास क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, हीट भी है, टेम्परेचर हायर है तो हीट भी होगी, एनर्जी भी होगी। तो जब इस तरह की चीज़ें आई, हीट भी थी, एनर्जी भी थी, तो ऐसे जो एलिमेंट्स थे, जो ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्होंने हाइड्रोजन और हीलियम के साथ कोलिजन किया, वो क्या बन गए, स्टार्स बन गए, वो क्या बन गए, तारे बन गए। बात समझ में आ गई, ये क्या बने, तारे बने। इन्हीं तारों में एक तारा था, इन्हीं तारों में एक तारा था जिसको कहा जाता है सन, जिसको सन कहा जाता है, सूर्य कहा जाता है। अब हुआ कि जब दोबारा से एक्सप्लोजन हुआ, जब दोबारा से वो बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, तो जितने भी हैवी एलिमेंट्स थे वो सेंटर में आ गए, जो लाइटर वन थे, जो हल्के थे, वो बाहर की तरफ चले गए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर हैवी एलिमेंट बीच में क्यों आए, लाइटर बाहर क्यों चले गए। तो आपको बताना चाहूँगा, कभी आप अपने घर में एक सिंपल सा एक प्रयोग करना, एक एक्सपेरिमेंट करना, एक बकेट लेना, उसमें थोड़ा पानी लेना, और उस पानी को ऐसे करके आप साइक्लोसिस मूवमेंट उसमें स्टार्ट कर देना, उसको घुमा देना, तेजी से घुमा देना, एंड देन टेक सम वेट सैंड, एक मोटी थोड़ी सी, जो मोटा जो होता है, रेत होता है, उसको आप लेना और उसको धीरे धीरे उस पर डालना शुरू करना। आप क्या देखेंगे, जो हैवी सैंड है वो सेंटर में आ जाएगी, लाइटर वन जो होगी वो बाहर फैल जाएगी, जो हल्की होगी वो बाहर चली जाएगी। सेम यहाँ पर भी हुआ, जितने भी हैवी एलिमेंट्स थे, मेटल्स थे, रॉक्स थी, वो सेंटर में आ गई थी। फ्यूजन स्टार्ट हो गया था हाइड्रोजन और हीलियम का, जिसकी वजह से हाई एनर्जी जो है रिलीज होना स्टार्ट हो गई थी, हीटिंग स्टार्ट हो गई थी। उस वजह से सन का फॉर्मेशन हुआ, सूर्य का निर्माण हो गया। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है कि सूर्य का जन्म कैसे हुआ। सूर्य का जन्म कब हुआ, 5 से 6 बिलियन, 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो, 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, अब सन का निर्माण हो चुका था, सूर्य बन चुका था। अब बात आएगी किसकी, प्लैनेट्स की, सभी ग्रह कैसे बने। तो सेम प्रोसेस यही चलता रहता है, चीज़ें घूमती रहती हैं। लेकिन अब क्या हुआ, एक सेंटर बन चुका था, एक गोला बन चुका था, जहाँ पे सारे मेटल्स थे, हैवी एलिमेंट्स जो भी थे सारे कहाँ थे, सन के पास थे। एनर्जी बहुत हाई थी, हीट बहुत हाई थी। तो जितना भी पार्टिकल्स थे, जितना भी मैटर था, डस्ट थी, गैसेस थी, स्मॉल पार्टिकल्स, लार्ज पार्टिकल्स, सभी जो कुछ भी थे, छोटे तत्व, बड़े तत्व, सब क्या करने लगे, सन के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया। ऑल द मैटर स्टार्ट साइक्लोसिस मूवमेंट अराउंड द सन। सन के चारों तरफ उन्होंने घूमना शुरू कर दिया था, वे घूमने लगे। अब सेम यही प्रोसेस चलता रहता है, चीज़ें आपस में जुड़ती रहती हैं और वो घूम रही हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, 4.6 अरब वर्ष पूर्व, ऑल आर फॉर्म्ड इन सेम पीरियड। प्रूफ ऑफ बिग बैंग थ्योरी, इफ प्लैनेट्स कम एट डिफरेंट टाइम देन देयर एग्जिस्टेंस कांट बी एक्सप्लेन्ड विद ए सिंगल फेनोमेन। ठीक, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि यदि इन ग्रहों का अगर उदय, जन्म, निर्माण अगर अलग अलग समय पर हुआ होता, तो इनको एक ही सिद्धांत से समझाना पॉसिबल नहीं था।
दूसरी चीज क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ की रॉक्स, अर्थ पे जो भी रॉक्स है हमारी, मून पे रॉक्स हैं, वहाँ की सॉइल है, उसको क्या किया जाता है, एक C4 कार्बन पद्धति होती है, उसके द्वारा एज का पता किया जाता है। तो दोनों सेम एज की फाइंड आउट होती है। मीटियोर शावर होता है, ऊपर से बारिश होती है, आप देखते होंगे छोटे छोटे चमकीले से तारा टूटना जिसको हम कहते हैं, ठीक है। वो क्या होती है, रॉक्स होती हैं, छोटी छोटी रॉक्स होती हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं जो अर्थ की तरफ आते हैं, और जैसे जैसे अर्थ की तरफ आते हैं उसके एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, टूटना शुरू कर देते हैं, और जब वो टूटते हैं तो उनके पास क्या होती है, एनर्जी होती है। तो हमें ऐसे दिखते हैं लाइक स्टार्स, हमें तारों की तरह दिखते हैं कि तारा टूट गया, वो तारे नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं जो एनर्जी लिए हुए पृथ्वी की तरफ आते हैं और वो चमक बिखेरते हैं अपनी। कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमारे जो एनवायरनमेंट है, जो वायुमंडल है, वहीं समाप्त हो जाते हैं, कुछ नीचे आके गिरते हैं, अर्थ के सरफेस पे गिरते हैं। जो अर्थ के सरफेस पे गिरते हैं भाई, जो मैटर उसका होगा, ये अर्थ का होगा, दोनों को मिलाया जाता है, उसकी क्या कहती है, उसका परीक्षण किया जाता है, C4 से उसका एज पता लगाई जाती है, तो पता चलता है कि ये और वो दोनों के दोनों क्या है, सेम पीरियड के, सेम काल के हैं, ठीक है। ऐसे पता चलता है कि जो हमारी जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी का फॉर्मेशन, उन सभी का संगठन, उन सभी का गठन, उनका सभी का निर्माण एक टाइम पे एक साथ हुआ है, ठीक। अब क्या होता है, जो भी मैटर थे, जो भी एब्जॉर्ब हुए, ठीक है, सेंटर ऑफ स्टार यानी कि जो सन था उसके सेंटर था, उसके चारों तरफ क्या कर रहे थे, सभी डस्ट पार्टिकल, गैसेस और जो भी हमारे पार्टिकल्स थे, हैवी स्मॉल जो भी थे, वो सब घूम रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, आपस में अटैच हो रहे थे, गेटिंग अटैच्ड, एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे थे, प्लैनेट्स बन गए थे। अब क्या हुआ, जैसे अगर हम देखें, अब बात ये आती है कि सर ये प्लैनेट्स, जो भी प्लैनेट्स बने, वो सन के चारों तरफ एक पाथ पे ही चलते हैं, एक रास्ते पे चलते हैं, ऐसा क्यों है। तो बच्चों, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, यदि हम दो लोगों को ऐसे बोलें कि एक दूसरे की तरफ खींचे, खींचने को बोला जाए, एक दूसरे को खींचने के लिए बोला जाए, तो एक फोर्स पे जब दोनों के फोर्स जो है सेम होगी तो वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, लाइक दैट, ये पॉइंट पे फिक्स हो जाएगा। तो सेम अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, प्लैनेट्स का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, एस्ट्रॉइड्स का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो सन से और उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ, टकराया, वहां पे उन्होंने क्या किया, एक पाथ का निर्माण कर लिया था, ठीक है। अब क्या हुआ, जो भी बॉडीज बनी, जो भी प्लैनेट्स बने, उन्होंने क्या किया, सन के चारों तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अब इनमें भी क्या होता है, जो अच्छे खासे बड़े हैं, जो अच्छे खासे बड़े हैं उनको प्लैनेट्स कहा जाता है, जो छोटे हैं, जो साइज में छोटे हैं, स्मॉल हैं, उनको ड्वार्फ प्लैनेट्स कहा जाता है, ड्वार्फ कहा जाता है, बौने ग्रह कहा जाता है, लाइक प्लूटो। प्लूटो को पहले क्या रखा जाता था, 2008 से पहले क्या था, वो प्लैनेट की कैटेगरी में था, 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे सोलर सिस्टम में, बट अभी 8 प्लैनेट्स हैं। प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया है, उसको ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया है, ठीक है। अब सोलर सिस्टम की बात करते हैं हम। सोलर सिस्टम, सन बन चुका है, सभी प्लैनेट्स बन चुके हैं, अब उन प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताई एक चीज़, क्या, जो हैवी एलिमेंट है वो सेंटर की तरफ आना शुरू करता है, जो लाइटर वन है वो बाहर की तरफ जाना शुरू कर देता है। इसी बेस पे जो ग्रह है उनको दो डिवीजन में बांटा गया है, फर्स्ट इनर प्लैनेट्स, सेकंड आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। और इन दोनों को जो डिवाइड करती है एक बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट, यानी कि वहाँ पे क्या, एस्टेरॉइड्स हैं, छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स हैं जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, उन्होंने एक पाथ बना रखा है जिसमें वो घूम रहे हैं, राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है हमारी, इसके अंदर जो है 4 प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले मरकरी,
देन वीनस, देन अर्थ एंड देन मार्स। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सबसे पहले बुध है, यानी कि सन के बाद सबसे ज़्यादा हैवी एलिमेंट किस में होंगे? बुध में होंगे। उसके बाद शुक्र में, उसके बाद अर्थ में, उसके बाद मार्स में। इसके बाद जितने भी हैं, ये जो हमारे 4 प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सभी क्या है? लाइट है। ये क्या है? हल्के ग्रह हैं, लेकिन साइज इनका बड़ा है। साइज क्यों बड़ा है? कि इनके अंदर क्या है? डस्ट और गैसेस बहुत ज़्यादा है। गैसेस और डस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनका साइज जो है बहुत बड़ा हो गया। लेकिन इनका जो वेट है वो बहुत हल्का है, हमारे ग्रहों से भी छोटा है। ये सभी ग्रह हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं, लेकिन इनका वेट की अगर बात करेंगे, इनके बाहर की बात करेंगे, द्रव्यमान की बात करेंगे, तो ये पृथ्वी से बहुत हल्के पाए जाएंगे। ठीक है, अब सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, 181 मून्स हैं एंड वेरियंस स्मॉल बॉडीज लाइक डस्ट, गैसेस, एस्ट्रॉइड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, और टाइम टू टाइम नए प्लैनेट्स, नए ड्वार्फ्स, नए एस्ट्रॉइड्स ये सामने आते रहते हैं। ठीक है, सभी खोज का विषय है, क्योंकि क्या है, अभी भी यूनिवर्स में क्या है? फॉर्मेशन चल रहा है, फिर से बनते हैं, फिर से कोई नया ग्रह बन जाता है, तो सेम चीज़ें अभी भी कंटिन्यूअसली चल रही हैं। अब इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट्स क्या है? जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर है, एस्ट्रॉइड बेल्ट और सन के बीच में है, उनको क्या कहा जाता है? वो कौन कौन से हैं? मरकरी, बुध, वीनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल। दीज आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। इन प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पास मेटल्स हैं, रॉक्स हैं, इनके पास चट्टानें हैं और धातुएं हैं। ठीक, in these inner planets the heat of sun push the gas and dust away towards Jovian planets, and also gravitational pull of sun is more on these planets, as Newton says heavier the object more will be gravitational pull। ये जो हमारे जो इनर प्लैनेट से जो आंतरिक ग्रह हैं, इनको क्या करता है? सन की जो हीट है वो क्या करती है? गैसेस को, डस्ट को बाहर की तरफ ढकेलती है, बाहर की तरफ ढकेल देती है। जो क्या करते हैं? जो जोवियन ग्रह है, जो जोवियन प्लैनेट्स हैं, जो आउटर प्लैनेट्स हैं, ठीक है, उस तरफ क्या होता है? सूर्य का खिंचाव, गुरुत्वाकर्षण बल जो है अधिक है, क्योंकि वो क्या है? हल्के हैं। ये क्या है? हैवियर है। ठीक है, न्यूटन कहते हैं कि इस तरह की जो चीजें होती है, जब ग्रह वस्तुओं को खींचते हैं अपनी तरफ, तो उसे क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। जब एक चीज दूसरी तरफ को आकर्षित करती है, खींचती है, एक बल लगता है, एक फोर्स लगती है, उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। आउटर प्लैनेट्स को कहा जाता है जोवियन या गैसियस प्लैनेट कहा जाता है। इनके अंदर क्या होती है? डस्ट और गैसेस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये आउटर प्लैनेट्स हैं। इनकी शेप, इनका साइज जो है काफ़ी बिग होगा, बड़ा होगा, बट वेट इनका कम होगा। अब अगली जो थ्योरी आती है वो आती है कि भाई चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। हम चंद्रमा की बात करेंगे। कौन से चंद्रमा की? अपने जो अर्थ का एक चंद्रमा है, ठीक है, जो नेचुरल सैटेलाइट है, जो एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी के पास मिलता है ये, ठीक है, और ये क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है ये। और बाकी सारे प्लैनेट्स कहाँ घूमते हैं? सन के चारों ओर घूमते हैं, अराउंड द सन। ठीक, एक पुरानी थ्योरी थी जो चंद्रमा के जन्म के बारे में बताती थी। वो कहती थी कि जो पृथ्वी का शेप था वो डंबल के शेप का था, जैसे डंबल होता है हमारा। डंबल आप लोगों ने देखा होगा जिम वगैरह में, डंबल की शेप का था। और धीरे धीरे वो डंबल से जो छोटा हिस्सा था वो टूट के अलग हो गया और मून बन गया। और उसने क्या किया? रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और उसने चंद्रमा के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया। ऐसा एक ओल्ड थ्योरी थी, पुरानी थ्योरी थी।
एक नई थ्योरी आती है 1838 में, डार्विन लेके आते हैं। डार्विन ने क्या बोला था कि डंबल शेप का एक डंबल शेप की अर्थ थी और छोटा हिस्सा टूट गया और वो क्या बन गया, चंद्रमा बन गया। बट जो नई थ्योरी आती है, न्यू थ्योरी आती है, उसको कहते हैं बिग स्प्लैट थ्योरी। बिग स्प्लैट थ्योरी, ये जो घटना है लगभग सभी प्लैनेट्स के बनने के बाद 4.44 बिलियन ईयर्स एगो, 4.44 अरब वर्ष पूर्व, एक ग्रह जो मंगल की शेप, मंगल के साइज का था, मार्स के साइज का था, वो अर्थ से आके टकराता है, अर्थ से आके टकराता है और दोनों प्लैनेट्स का पार्टिकल्स टूट के चारों तरफ घूमना शुरू कर देते हैं। अब जो हिस्सा अर्थ का टूटा, दैट बिकम पैसिफिक ओशन, वो प्रशांत महासागर बन गया, ऐसा कहा जाता है। ठीक, जो हिस्सा टूटा वो प्रशांत महासागर बन गया, गड्ढा हो गया, वहाँ उस जगह पे क्या हो गया, गड्ढा हो गया। दूसरा हिस्सा ऊंचा उठा रहा। तो क्या था कि 4.44 बिलियन वर्ष पूर्व, 4.44 अरब वर्ष पूर्व, एक ग्रह जो मंगल की साइज का था, जो मंगल ग्रह के बराबर था, वो पृथ्वी से आकर टकराता है और दोनों के कुछ हिस्से टूट जाते हैं और टूट जाके पृथ्वी के चारों तरफ घूमना शुरू कर देते हैं। टाइम लगता है, टाइम के अकॉर्डिंग धीरे 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 जो पार्टिकल्स टूटे थे वो ज्वाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एडजॉइंट हो जाते हैं और क्या बन जाता है, मून बन जाता है। क्या बन जाता है, मून बन जाता है। ठीक, और टूटने की वजह से एक डीप प्लेस बन जाता है जिसको पैंथेसलिया कहा जाता है, पैंथेसलिया कहा जाता है। ठीक है, दो तरह का एक हिस्सा बन जाता है, एक ऊंचा एक नीचा। ठीक है, अब क्या होता है, अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स था, वो उन पार्टिकल्स को बाहर नहीं जाने देता, वो अपनी तरफ खींच के रखता है। तो पार्टिकल्स दूर ना जाके अर्थ के चारों तरफ क्या करना शुरू कर देते हैं, रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं, परिक्रमण करना शुरू कर देते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं और आज भी घूम रहा है। इस तरह से चंद्रमा का निर्माण हो जाता है, इस तरह से चंद्रमा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब थोड़े से हम अर्थ की बात कर लेते हैं। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो वो जलता हुआ एक आग का गोला थी, जलती हुई आग का गोला थी। धीरे 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 लाखों वर्ष लगे उसे अपनी करंट शेप में आने में। टेम्परेचर डाउन होता गया, धीरे 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 ठंडी होके वो आज के वर्तमान जो हमारी पृथ्वी है उस रूप में हम जैसे देख रहे हैं, वो आने में उसे लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष लग गए। ठीक, जब बनी थी आग का गोला थी, पहले ब्लू फ्लेम थी, फिर धीरे धीरे रेड हुई, फिर और धीरे ठंडी होते होते वो ब्लूइश बन गई। अब जो अर्थ थी, मैंने आपको बताया अर्थ के अंदर क्या थे, रॉक्स थे और मेटल्स थे, रॉक्स एंड मेटल्स थे। जब बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा हीट है, तो ये जो भी मेटल्स हैं, रॉक्स हैं, वो किस फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में। किस में, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन तो मौजूद ही थी, हीलियम और हाइड्रोजन मौजूद ही थी, जो क्या कर रही थी, फ्यूज़न कर रही थी, एनर्जी रिलीज हो रही थी। ठीक है, और बहुत सारी प्रोसेसेस होती रहती हैं, धीरे 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 चलती जाती हैं और जिनकी वजह से अर्थ की जो हैं कई सारी डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं, कई डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं बाहर से अंदर की तरफ। ठीक, अब कैसे, सबसे अंदर जो है वो इनर कोर, उसके ऊपर आउटर कोर, देन मेंटल, देन क्रस्ट। क्रस्ट यानी कि जो सरफेस जिस पे हम लोग लिव कर रहे हैं, जिस पे हमारा घर है, जिस पे हम प्लॉगिंग करते हैं, खेती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, स्कूल है, सड़कें हैं, वो सब कुछ क्या है, क्रस्ट का पार्ट है। ठीक है,
अलग 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 प्रोसेसेस से बनी। अब क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जब प्लैनेट सारे साथ में बने तो वाटर सिर्फ जल जो है सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पे क्यों है, बाकियों पे क्यों नहीं है? ये भी क्वेश्चन बनना चाहिए, है ना, कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों है? तो जो अर्थ थी वो 4 स्फीयर्स में क्या हो गई, अगर हम उसको एक्सप्लेन करना चाहें 4 स्फीयर्स हैं। फर्स्ट इज लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल, एटमोस्फीयर यानी वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल और बायोस्फीयर जैवमंडल। 4 अलग अलग। सबसे पहले लिथोस्फीयर यानी कि क्या हुआ, एक परपटी बनी, एक भूमि बनी, एक धरती बनी, एक स्थल बना। फिर एटमॉस्फेयर बना। एटमॉस्फेयर कैसे बना, कभी आपने फ्रिज में से जब गर्मियों के दिनों में हम कोई ठंडी पानी की बोतल बाहर निकालते हैं, जब हम बाहर निकालते हैं उस टाइम पे उस पर किसी भी प्रकार के कोई वाटर वेपर नहीं होते, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकाल के रखते हैं उस पर वाटर वेपर आना शुरू कर जाते हैं। ठीक, क्यों? कंडेंसेशन की वजह से। हवा में क्या होती है, नमी होती है। बॉटल का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। एयर का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। ठीक, तो उस एयर से जो नमी होती है वो टेम्परेचर खींच लेती है अपनी तरफ आकर्षण कर लेती है, और वो जो वाटर वेपर्स हैं वो आके बॉटल के ऊपर चिपक जाती है, बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हमने फ्रिज से बोतल को निकाला, टेम्परेचर लो था, हाई टेम्परेचर में लिया है। हाई टेम्परेचर में लिया है तो जो एयर के अंदर जो भी वेपराइजेशन था, जो भी वाटर था, उसको उसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया और उस बॉटल के ऊपर आके चिपक जाते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर के अंदर 2 चीजें आती हैं। पहला क्रस्ट और मेंटल का थोड़ा सा पार्ट। लिथोस्फीयर क्या है, क्रस्ट और मेंटल का थोड़ा सा पार्ट। अब क्या था, जब अर्थ बनी तो मैंने क्या बनाया, एक हीटिंग बॉल थी, फायर बॉल थी, जलते हुई आग का गोला थी। तो जितना भी मेटल था, जो भी उसके अंदर रॉक्स थी, वो क्या थी, लिक्विड फॉर्म में थी। ठीक, धीरे 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 क्या हुआ, जब लिक्विड फॉर्म में थी, जो हैवी एलिमेंट था वो नीचे जाने लगा, जो हैवियर एलिमेंट था वो नीचे की तरफ जाने लगा। अर्थ क्या, मूविंग थी। जो लाइटर वन था वो ऊपर आने लगा। अब जो हल्की चीज़ें हैं वो क्या होंगी, जल्दी ठंडा होना शुरू हो जाएंगी। हवाएं चलनी शुरू थी, हवाएं चल रही थी, डस्ट थी, गैसेस थी, तो हवा भी थी। ऊपर की जो सबसे ऊपर जो लेयर आती थी वो ठंडी हो जाती थी, वो ठंडी होती थी। लेकिन नीचे से जो मैग्मा था, जो लिक्विड हमारे मेटल थे, वो बाहर निकलने की कोशिश करते थे। जैसे जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, अपनी विंडो को खोल लेते हैं, अपने डोर को खोल लेते हैं, ताकि सफोकेशन कम हो जाए, गर्मी थोड़ी कम हो जाए, या क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट चला देते हैं वेंटिलेशन के लिए। सेम मैग्मा क्या करता था, बाहर आता था। जब बाहर आता था उसका टेम्परेचर क्या होता था, हाई हो, बाहर आता था, ऊपर का टेम्परेचर क्या था, लो होता था। तो उससे क्या होती थी, वाटर वेपर्स बनती थी। अब वाटर वेपर्स बनती थी तो टेम्परेचर हाई था, वो क्या करती थी, वेपोराइज हो जाती थी और ऊपर जाके क्लाउड्स का निर्माण कर लेती थी, बादल का निर्माण कर लेती थी। यही प्रोसेस चलती रहती है लाखों वर्ष तक चलती है। वेपोराइज होता है, ऊपर वाटर जाता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, फिर ऊपर नीचे, ऐसे करके बार बार बारिश होती रहती है। और जो गड्ढा हुआ था चांद के बनने से, वो निचले हिस्से में वाटर जो है क्या होना स्टार्ट हो जाता है, जमा होना स्टार्ट हो जाता है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर की अगर हम अपने हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, अपने वायुमंडल की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारी गैसेज हैं, जिसमें से 78% नाइट्रोजन ले जाती है और 21% ऑक्सीजन ले जाती है। 1% में बाकी सभी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड,
और हीलियम, हाइड्रोजन, जितनी भी गैसेज और जो भी हैं, नियॉन, ऑर्गन, ये सारी की सारी उस 1% में। अब क्या था, सोलर विंड्स चलती थी भाई, सन की कुछ हवाएं चलती थी, वो क्या कर रही थी, अर्थ को ठंडा कर रही थी। और उसी की वजह से कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है हमारे वातावरण में। जैसे ही जल का आना शुरू होता है, पानी का आना शुरू होता है, तो ऑक्सीजन भी आ जाएगी, क्योंकि पानी के अंदर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। ठीक है। अब क्या होता था, जो गहराई में जो चट्टानें पिघली हुई होती थी, उनको मैग्मा कहा जाता है, और वो बाहर आती है। देखो, लावा और मैग्मा दो चीज़ें होती हैं। जो बहुत ज़्यादा गहराई में मेल्ट होंगी वो मैग्मा है, जो ऊपर आके जो रॉक्स बनी है बाद में जिनका जन्म हुआ है वो पिघलेंगी तो उनको लावा कहा जाता है। ठीक। लावा क्या करता था, क्रस्ट को पुश करता था, बाहर आता था, वही चीज़ें फिर ठंडी होती थी, गर्म होती थी, वाटर वेपर बनते थे, क्लाउड बनते थे, रेन होती थी, सारी चीज़ें चलती रहती थी। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जब बार बार बारिश होती जाती है तो क्या हो जाती है, अर्थ पे वाटर आना शुरू हो जाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर हैज़ बीन स्टार्टेड। जल आना शुरू हो जाता है, पानी भर जाता है, ओशियन का निर्माण हो जाता है, समुद्र का निर्माण हो जाता है। अब एक चीज़ है, जब अर्थ पे ऑक्सीजन आ गई, और ऑक्सीजन कहाँ पे थी, ओशियन में थी, ओशियन में थी, समुद्रों, महासागरों में थी। एक ही महासागर था जिसको पैंथेसलिया कहा जाता था। ठीक है। और एक ही लैंड था, एक ही स्थलमंडल था जिसको पैंजिया कहा जाता था। दो ही पार्ट थे। बाद में जाके ये टूटे, अलग अलग 7 भूखंडों में डिवाइड हो गए। उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कैसे टूटे, क्या हुए, वो सारी चीज़ें। अब जब पानी आ गया, ऑक्सीजन आ गई, तो कहीं ना कहीं जीवों का उद्भव भी शुरू होगा, जीवों का जनन भी शुरू होगा। तो जो सबसे पहले जीवन अर्थ पे आया वो था बैक्टीरिया। और कहाँ पे इसने जन्म लिया, ओशन में, महासागर में। जब बैक्टीरिया का जन्म हो गया तो धीरे 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 ड्यूरिंग टाइम, समय के बाद चलते 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 क्या हुआ, जो ऑक्सीजन ओशन के अंदर थी वो धीरे धीरे हमारे लैंड की तरफ भी आना शुरू हुई, वायुमंडल में आना शुरू हो गई। और जब वायुमंडल में आना शुरू हो गई तो बाकी जीवों का भी उदय होना शुरू हुआ। ठीक है। इससे महासागरों के बाहर भी क्या है, जीवन की शुरुआत हो जाती है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो ये पता लगाना कि भाई हम लोग कैसे आए, एनिमल्स कैसे आए, इन सब का निर्माण कैसे हुआ, ये बहुत ही टफ वर्क है, बहुत ही टफ वर्क है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कुछ कार्बनिक एलिमेंट्स थे, जो कार्बनिक एलिमेंट्स थे, केमिकल रिएक्शंस हुई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए, उनकी वजह से धरती पर, पृथ्वी पर जीवन का उदय हुआ, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। तो सबसे पहला जीव जो आया वो क्या था, बैक्टीरिया था। उसके लाखों वर्ष बाद हम लोगों का धीरे 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 उद्भव हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, कि पहले हम बंदर थे, बंदर से हम लोग इंसान बने, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लंबा सी प्रोसेस है, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से हम लोग पूरा की पूरी क्लास को एक बार समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ भी नहीं था, एक घटना होती है, एक एटम आता है, एक बॉल आती है जो घूमना शुरू करती है सराउंडिंग। ठीक है। एक साइक्लोसिस मूवमेंट गोल गोल घूमती है, जिसका तापमान बहुत अधिक था, इन्फिनाइट था, डेंसिटी इन्फिनाइट थी, बट वॉल्यूम उसका स्मॉल था। द बॉल हैज़ एन एक्सप्लोशन, उसके अंदर एक विस्फोट होता है और मैटर्स कम आउट एंड स्प्रेड आउट इन द यूनिवर्स। इसी घटना के बाद से समय की शुरुआत होती है, टाइम की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। इस टाइम के बाद फिर धीरे 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 चीज़ें क्या होती हैं, आपस में टूटने लगती हैं। जो मैटर्स आए थे वो आपस में टकरा के टूटना शुरू कर जाते हैं। बट कुछ मैटर्स ऐसे भी थे जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स थे जो बरकरार रहते हैं, और ठीक 3 मिनट बाद उस घटना के एक्सप्लोजन के ठीक 3 मिनट बाद जो तापमान था
वो 1 बिलियन डिग्री डिक्रीज कर जाता है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ नहीं पता। ठीक। और जो मैटर्स अभी तक टूट रहे थे वो एडजॉइनिंग करना शुरू कर चुके थे, वो आपस में जुड़ने लग जाते हैं। टूटने की वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, तो उन डस्ट के साथ ही हीलियम और हाइड्रोजन, दो गैसेस का भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका था। दो गैसेस आ गई थी, हीलियम और हाइड्रोजन। उन दोनों गैसेस ने क्या किया, ड्यूरिंग टाइम लगभग 3 लाख वर्षों में उन्होंने बादल बनाए, क्लाउड्स बनाए हीलियम और हाइड्रोजन के, और स्प्रेड आउट एवरीवेयर। सभी जगह पे वो फैल चुके थे, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में फैल चुके थे। इन्हीं बादलों में से एक बादल था जिसका नाम था नेबुला, और उस नेबुला में एक बार फिर से विस्फोट होता है, और उस विस्फोट के बाद जितना भी हैवी एलिमेंट था वो सेंटर में आ जाता है। हीलियम और हाइड्रोजन का फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो सेंटर में मेटल्स आए थे, जो हैवी एलिमेंट्स आए थे, उन पे एक बहुत हाई एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से उसको एक नाम दे दिया जाता है, एक स्टार बन जाता है, जिसको हम सन के नाम से जानते हैं, सूर्य के नाम से जानते हैं। ये घटना कोई 5 से 6 बिलियन वर्ष पूर्व, 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। उसके बाद जो बाकी जो रेस्ट ऑफ मैटर था वो बाहर घूम रहा था और आपस में धीरे 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 जुड़ रहा था। बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जितना भी मैटर था उसने सन के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया था, और लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व, 4.6 अरब वर्ष पूर्व इन सभी ने मिलके प्लैनेट्स का निर्माण कर लिया था। ठीक है, प्लैनेट्स का निर्माण कर लिया था। अभी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूम रहे थे। इसी में से एक अर्थ थी, 4 इनर प्लैनेट, 4 आउटर प्लैनेट। जिनके पास मेटल्स और रॉक्स थी वो अंदर की तरफ थे, जिनके अंदर गैस और डस्ट थी वो बाहर की तरफ थे। ठीक है, दोनों को सेपरेट करने वाली एक बेल्ट थी जिसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता था। अर्थ का फॉर्मेशन होता है और अर्थ से मून का फॉर्मेशन होता है। एक मार्स के साइज का प्लैनेट आके अर्थ से टकराता है और पार्टिकल्स टूट जाते हैं। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो सन के चारों तरफ क्या करने देते हैं, रोटेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी बाद में वो धीरे धीरे जुड़ के मून का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये घटना 4.44 बिलियन ईयर्स एगो हुई थी, 4.44 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, फिर अर्थ जब बनी, जब फॉर्म हुई तो एक आग का गोला थी। धीरे 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 लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष के बाद में उसके अंदर चेंजेस आते गई, वो ठंडी होती गई और अर्थ का ये फॉर्म आया, और अलग अलग कुछ उसमें स्फेयर्स बने, लाइक लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये सारे उसमें बनते चले गए। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी।